यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। 24 फरवरी यानी आज जो साहित्यिक हिंदी का पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो 95 प्लस अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए थोड़ा सा यहाँ निर्देश देख लेते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है जयवर्धन अखंड भारत क्यों, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है जयवर्धन। अखंड भारत क्यों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य का मर्म ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, जयशंकर प्रसाद की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुवस्वामिनी, आत्मनेपद। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। आत्मनेपद अज्ञेय की रचना है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डायरी विधा की रचना नहीं है, ज़्यादा अपनी कम पराई, निठल्ले की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी, ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी और निठल्ले की डायरी, ये तीनों रचनाएं डायरी विधा की हैं। यहाँ पर पूछा है डायरी विधा की रचना नहीं है, तो ज़्यादा अपनी कम पराई ये डायरी विधा की रचना नहीं है। ये उपेंद्र नाथ अश्क का क्या है, आत्मकथा है। और एक एक साहित्य की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी है गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी विधा की रचना है। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की डायरी विधा की रचना है। और निठल्ले की डायरी हरिशंकर प्रसाई की डायरी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है हरिशंकर प्रसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूपक रहस्य के लेखक है श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो रूपक रहस्य के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। पथ के साथी ये संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा की। और कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। फिर है, ओंकार काव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो ओंकार काव्य के रचयिता है मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की। यहाँ पर देखिए, ओंकार काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसके बाद है, पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल, यशपाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो पिंजरे की उड़ान जो है यहाँ पर यशपाल की कहानी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943 है, ठीक है। दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1962, चौथा 1979। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। फिर अगला क्वेश्चन है, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है, ठीक है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक सारे पर कंधे पर से ही फूट पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए, अशोक शब्द से ही मिल गया, अशोक शब्द कालिदास शब्द मिल जाए तो वहाँ पर समझिएगा कि अशोक के फूल से लिया गया है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो आपका यहाँ पर संदर्भ हो जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, एक बार पढ़ते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तब उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। जब यह अशोक के फूलों को अपने काली नीली चोटी में गूंथती थी तब उनके चंचल लताओं की
सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वाले की दृष्टि उससे हटती नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संस्कृत के किस कवि ने कालिदास को सम्मानित किया? तो संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? तो संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरिया उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी? अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरिया उन्हें अपने कानों के आभूषण बनाती थी। आसिंजनकारी का मतलब होता है अनुराग उत्पादक, कर्णावतंस का मतलब होता है कर्णफूला। इसके बाद है अथवा वाला, देखते हैं क्योंकि दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हुए इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हरिशंकर प्रसाद, निंदा रस से लिया गया है, निंदा शब्द मिल गया आपको ना, निंदा रस से लिया गया है और उसके लेखक है हरिशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं किसकी करना, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हुए इस पूंजी से। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है, वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। निंदा किसकी पूंजी होती है? निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ। तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना हो, ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना है उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल निंदा होता है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम होता है 10 अंक का, पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पद्यांश है, पहला क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम। तो शीर्षक का नाम है केकेयी का अंताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकेयी के किस रूप का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में विधवा केकेयी श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो पूरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी केकेयी के मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सिंघनी से प्रतीत होने वाली केकेयी रानी आज दीनता के भाव से भरी हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली केकेयी अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। केकेयी के बदलते स्वभाव की कवि ने कल्पना की है, इसी कारण पहले प्रसंग में उसे सिंघनी और वर्तमान रूप के लिए गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए केकेयी राम से आग्रह कर रही है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए किसकी व्याख्या करना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, राम और भरत के संवाद को सुनकर केकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा है कि शपथ अर्थात सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है तथा मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह इसके अतिरिक्त और क्या करे, शपथ खाना उसकी व्यवस्था है। फिर इसमें देखिए दो पूछता है अथवा करके, चलिए अथवा वाला देखते हैं। सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो। ठीक है, राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाते समय यदि कोई मथुरा जब पहुंचना तो वहां पर अगर कोई सूखी हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको उठा कर लाना और श्री कृष्ण के सामने गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रेम से वंचिता हो और इस प्रकार उन्हें बता देना कि प्रेम से वंचित होकर के राधा अति मलिन होकर नित्य सूखती जा रही है फूल की भांति। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो। कह रहे कि जो यदि कोई पीला पत्ता हो रहा हो, ठीक है, वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा है तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे, तो श्री कृष्ण के सामने उसे ला करके लाना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें बताना, धीरे धीरे संभाल कर रखना और उन्हें इस पर बता देना पीला होना प्रबल दुख से पृष्ठता हमारा। और इस प्रकार हमारा यानी राधा कहती है कि हमारा पीला होना, ठीक है, आपके वियोग में दुखी होना उनको बता देना। ठीक है, पाठ का शीर्षक और रचयिता। तो पाठ का शीर्षक पवन दूत का और रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पाँव के पास गिरा देने को कहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही है। प्रोसा में अलंकार है, प्रोसिता से में उपमा अलंकार है। इसके बाद है
उपयुक्त पद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने बता ही दिया, लेकिन देख लीजिए। राधा कहते हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बता देना कि उसी प्रकार वह राधा भी पीले पत्ते के समान नायिका भी पीली पड़ती जा रही है। इसके बाद 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। फिर यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय डालेंगे हेडिंग। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक कुछ सफल अध्यापक भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से होती है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला, निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। आलोचना साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर। इतिहास हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर है 5 का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में 5 अंक का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधीरी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। इसमें हम देखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास था। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर 35 वर्ष की आयु में सन 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1850 नहीं, 1885। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। फिर आगे डालेंगे रचनाएं। तो रचनाओं में लिखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। पहला है काव्य, कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी। नाटक में लिखेंगे सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक, हिंसा हिंसा ना भवत। निबंध में कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। इसके बाद है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये 80 शब्द में है। अथवा बहादुर कहानी की कथा का सार लिखिए। ये भी 80 शब्द में है और 5 अंक का होता है। 2 पूछता 1 करना रहता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। कहानी फणीश्वर नाथ रेण द्वारा लिखित। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। इसमें लिखेंगे मातो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी मारे खुशी के गीत गाने लगती हैं। लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुरली जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा तो अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है। किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है, क्योंकि वह मुरली के घर के पास आकर के फिल्मी गाना गाता था। ठीक है, फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छणीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुरली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्पीड दे दो। इस पंचायत में स्पीड है नहीं। मुरली गर्री का तेल आकर देती है, गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद 7 नंबर है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में होता है, 5 अंक का होता है। ठीक है, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप देखेंगे। फिर है खंड खा। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 संदर्भ के लिए। तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा ललित भाव बोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा वर्तते। इसके गद्य और पद्य में ललित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददाति। अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है।
ठीक है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्र तादर्शी, यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हो, क्योंकि 2 पुस्तक आपको एक करना रहता है। महामना विद्वान वक्ता, यानी महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। ठीक है, कुशल पत्रकार थे। पटु माने कुशल पत्रकार थे। परमस सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आसीत, इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनानान दुखतान पीड़य मासम पश्यत तत्रयो सा शीघ्र में उपस्थिता। ठीक है, ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर के सर्व विधि सहायता चाक्रो सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा आस्य स्वभाव अवसित, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर खा नंबर है 8 का, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। 7 अंक का है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटे, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विधानाम धर्म से चाधन, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के सुभाषित नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं। यह है जातक कथा से। नाम रोचते भद्र व उल्लूकस्य विसेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। आक्रोधस्य मुख्य पश्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत्, क्रोध करने पर यह कैसा होगा, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न करने रहते हैं। सर्वधनम प्रधानम किम धनमस्ति, सर्वधनम प्रधानम विद्या धनमस्ति। श्री मालवीय चरित्रे किम सर्वोच्च गुणा आसीत, तो श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्त आसन, पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्त आसन। इसके बाद अगला है कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ति, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चास्त। फिर है करुण रस उपमालंकार चौपाई छंद। करुण रस में जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में अब वेदना असीम गरजती। उपमालंकार में जब उपमेय में उपान की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमालंकार होता है। पीपर पास सरस मंडोला। ठीक है, उत्प्रेक्षालंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। चौपाई या सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का होता है प्रदूषण की समस्या, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, वन रक्षण का महत्व। इसके बाद है 12 का पहला संधिविच्छेद। पवित्रम का संधिविच्छेद होता है पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम होता है। ठीक है, पो प्लस इत्रम, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है हरेव का संधिविच्छेद, तो हरे प्लस क्या होता है, हरे प्लस औ, हरे प्लस औ। इसके बाद है दोग्धा का संधिविच्छेद, तो दोग्धा का संधिविच्छेद तो दो प्लस धा। ठीक है, इसके बाद खा नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें अव्ययी भाव समास है। निर्दोष में निर उपसर्ग लगा है तो इसमें अव्ययी भाव समास है। और सज्जना में कर्मधाराय समास है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हो तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र हम लिखने वाले हैं। 8 नंबर का होता है। कैसे लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम कुछ भी लिख देंगे और पता लिख देंगे। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो आवेदन, फिर हारिंग डालेंगे आगे महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं आपका कक्षा का नाम का विद्यार्थी हूँ, यानी आपका नाम लिख देंगे, कक्षा का नाम लिख देंगे, विद्यार्थी हूँ। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं मोहन कुमार कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ या कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मेरा अध्ययन में प्रदर्शन सदैव उत्कृष्ट रहा है और मैं हर वर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ, किंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में कठिनाइयाँ आ रही हैं। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त नहीं है कि वे मेरी शिक्षा का पूरा खर्च उठा सकें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूं। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद लिखेंगे। यहाँ पर परीक्षा में लिख रहे हैं आप तो केवल क्या लिखेंगे, आभाषा लिख देंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, 14 का पहला लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता में कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। लघुता में तल प्रत्यय है। फिर है किस शब्द में मतु प्रत्यय है, तो धीमान में मतु प्रत्यय है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। ग्राहम परिता वनम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है अभिता परिता समया निक्सा, अभिता परिता समया निक्सा,
ये शब्द अगर मिल जाएंगे तो परिता यहाँ पर है तो समझ जाइएगा कि द्वितीय विभक्ति है। सा सिरसा खौलौटा मतलब एनांग बिकारा सूत्र से, ठीक है, एनांग बिकारा सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। वह सिर से गंजा है, यानी शरीर में कोई विकार हो तो वहाँ पर तृतीय होगा। देवभ्य स्वाहा, स्वाहा शब्द मिल जाए, नमा शब्द मिल जाए तो वहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।